हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सारे प्रोविजंस देखेंगे अंडर सेक्शन 139। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो मेन सेक्शन होता है ना, वो होता है सेक्शन 139। ठीक है, अब हमें पहला सेक्शन जो आज का पढ़ना है वो सेक्शन 139(1). बाकी रिटर्न फाइलिंग के सारे ही प्रोविजंस 139 में कवर होते हैं। फिलहाल 139(1) की बात करते हैं। 139(1) किसके लिए होता है, किसके लिए मैंडेटरी है, ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, एवरी पर्सन हु हैज़ अ टोटल इनकम दैट एक्सीड्स द एग्जेम्पशन लिमिट। हर वो पर्सन में 7 पर्सन्स आते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, और जिसकी भी एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है टोटल इनकम, मतलब कि एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, जो लोग 60 साल से कम के हैं उनके लिए 2.5 लाख, 60 से ऊपर वालों के लिए 3 लाख, और जो लोग 80 ईयर्स से अबव है सुपर सीनियर सिटीजन उनके लिए 5 लाख। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम इस एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है, इन दैट केस आपको सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करना होता है विद इन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्या होती है इसकी बात आगे करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी फर्म इंक्लूडिंग LLP और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब कि अगर कोई फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूडिंग LLP एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स तो होती ही हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी की ही होती हैं, बट अगर कोई LLP भी है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है, दोनों ही केसेस में इन्हें रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल करना होता है, 139 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, any resident who has an asset located outside of India might include financial interest in some entity as well, or any resident who retains signing authority for an account based outside India. For all these cases, tax return need to be filed mandatorily in the prescribed form irrespective of the amount of tax liability on those incomes. अगर ऊपर के किसी भी केस से आपकी कोई इनकम हो रही है तो इर्रिस्पेक्टिव की उस पर टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, यू आर सपोज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कौन से सेक्शन में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, इसके मतलब अभी तक देखो इतना पता होना चाहिए, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है और आपकी टोटल एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर की टोटल इनकम है तो आपको 139(1) में रिटर्न फाइल करना है। जो भी फर्म्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर नॉर्मल अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फर्म्स, दोनों को ही 139(1) में रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, और अगर इनकी इनकम भी एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही हैं तो इन्हें भी रिटर्न फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नोट देख लीजिए, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1C certain classes of people are exempt from filing income tax. If these classes of people fulfill the prescribed conditions, central government is empowered to grant them tax exemption. सेक्शन 139 सबसेक्शन 1C में एक स्पेसिफाइड लोगों की लिस्ट दी गई है जिनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं टैक्स फाइलिंग से। ठीक है, अगर वो सर्टेन कंडीशंस पूरी करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दे, टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं करती, रिटर्न फाइल उनको 139(1) में रिटर्न नहीं फाइल करना होता है, मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, जिसको हम बोलते हैं लॉस रिटर्न। ठीक है, फाइलिंग इनकम टैक्स इन केस ऑफ लॉस या फिर लॉस रिटर्न आप इसको बोल सकते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई लॉस हुआ है, ठीक है, देखो इनकम हुई रहती है तब तो हम रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अगर आपको टैक्स नहीं भी पे करना है, आपका पिछले साल लॉस हुआ था, आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बैठ रही, ठीक, लेकिन तब भी आपको रिटर्न फाइल करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हुआ है तो आप रिटर्न ही नहीं फाइल करेंगे। देखो, लॉस हुआ है, टैक्स नहीं पे करना है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, दैट इज़ ओके, बट रिटर्न फाइलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आपको रिटर्न तो फाइल करना है, तो क्या आपको 139 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना होगा? नो। अगर आपको लॉस रिटर्न फाइल करना है ना, तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 का फॉर्म फिल करना होता है लॉस रिटर्न का। ठीक, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर, इफ एनी लॉस वॉज इनकर्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न इज नॉट मैंडेटरी। टैक्स रिटर्न देखो, मतलब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए अगर पिछले साल लॉस हुआ है तो आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना, लॉस का रिटर्न फाइल करना इज़ नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टैक्स रिटर्न फॉर लॉस इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड फर्म्स एंड द प्रोविजंस आर एज फॉलोज। देखो, जो कंपनीज होती हैं ना,
उनके लिए मैंडेटरी होता है और कौन कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इफ़ द लॉस अराइजेज अंडर द हेड पीजीबीपी, कंपनी है, जाहिर सी बात है उनका लॉस पीजीबीपी से ही हुआ होगा। कंपनी है तो बिजनेस, मतलब मोस्टली बिजनेस की कंपनीज होंगी, ठीक है, तो उनका लॉस किससे होगा, पीजीबीपी से होगा। या फिर अगर कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन हेड में उनका कोई लॉस हुआ है, मतलब कि कोई कैपिटल लॉस हुआ है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इन केस द फर्म वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस। देखो हमने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसमें भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि अगर आपको कोई लॉस हुआ है जो आपको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, वो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आपने प्रेजेंट ईयर में, मतलब असेसमेंट ईयर में आपने लॉस का रिटर्न फाइल किया हो। अगर आपको अभी 1 लाख रुपए का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है मान लीजिए, तो आप वो सिर्फ तब कर पाएंगे अगर आपने इस असेसमेंट ईयर में रिटर्न लॉस का रिटर्न फाइल किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड योर लॉस टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन इज ओनली पॉसिबल इफ द टैक्स रिटर्न इंडिकेटिंग द लॉस इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आपने लॉस रिटर्न फाइल कर लिया है तो आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इन द केस ऑफ लॉस अराइजेज अंडर द हेड हाउस और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब कि हमने पढ़ा था ना चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें भी तो लॉस आता है ना कई बार। जैसे अगर हमारा मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में हमेशा लॉस ही आता है, उसमें तो आपकी इनकम जनरेट हो नहीं सकती है क्योंकि हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, द लॉस कुड बी कैरीड फॉरवर्ड इवन दो द टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। अगर आपका जो लॉस है वो पीजीबीपी से हुआ है या कैपिटल गेन के हेड में हुआ है, तब अगर आपको लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड करना है तो लॉस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका लॉस हाउस प्रॉपर्टी से हुआ है, इन दैट केस आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ़ आपने रिटर्न ऑफ लॉस नहीं फाइल किया। ठीक, अब देखो और इसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। इफ़ द लॉस इज फाइल्ड फॉर रिटर्न अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट फॉर द लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी अदर लॉसेस कुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक, मतलब बाकी सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस द लॉस इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट सम इनकम इन अदर कैटेगरी फॉर द सेम ईयर इट इज़ परमिटेड टू ऑफसेट इवन दो रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। यहाँ पे सेट ऑफ की बात कर रहे हैं, ऊपर क्या कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे थे। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सेट ऑफ का मतलब इसी साल आपने सेट ऑफ कर लिया किसी दूसरी इनकम से। तो देखो अगर आपने ड्यू डेट के बाद भी अपना लॉस का रिटर्न फाइल कर दिया है ना, तो आप सेम ईयर में अपनी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से। मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ और मान लीजिए आपको उसको सैलरी से सेट ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं इवन इफ अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया हो आफ्टर द ड्यू डेट। नेक्स्ट क्या है, द एडवांटेज ऑफ फाइलिंग द लॉस रिटर्न इज दैट इट अलाउज यू टू कैरी द लॉस फॉरवर्ड। वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आपको अगर अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है ना, देन इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप अपना लॉस रिटर्न फाइल कर दें। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, जिसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न या फिर लेट इनकम टैक्स रिटर्न। बिलेटेड का मतलब क्या, 139(1) जब आपको फाइल करना था तो आपने टाइम पे रिटर्न फाइल ही नहीं किया। अब फाइल नहीं किया तो आपको कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, और उसके साथ साथ अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। The taxpayer have to furnish tax return before the due date as specified under the section 139(1) or within the allowable time by a notice that is issued under section 142 subsection 1। या तो आपने 139(1) के तहत टाइम पे टैक्स पे कर दिया, टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया होता, या तो आपको जो नोटिस इशू हुई है सेक्शन 142(1) के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया होता। लेकिन आपने दोनों ही नहीं किया। ठीक है, पहले आपने इतना टाइम पे रिटर्न फाइल किया, आपको नोटिस सेंड की गई, उसके बाद भी आपने रिटर्न नहीं फाइल किया। ऐसे केस में क्या होता है, इफ़ यू फेल टू डू सो दे मे स्टिल फाइल द बिलेटेड रिटर्न। आप फिर भी क्या कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर एनी प्रायर ईयर्स एनी टाइम अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल ख़त्म होने से पहले, या फिर बिफोर कंक्लूजन ऑफ द असेसमेंट, या फिर असेसमेंट होने से पहले, या तो 1 साल के अंदर अंदर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, विच एवर हैपन्स अर्लियर। या तो 1 साल के अंदर अंदर, या तो असेसमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, बट जाहिर सी बात है ना, अगर आपने इतना लेट रिटर्न फाइल किया है तो कुछ तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे पेनाल्टी कितनी देनी होती है आपको? 5,000 रुपये की, अंडर सेक्शन 271F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको 5,000 की पेनाल्टी देनी पड़ती है। नेक्स्ट आगे क्या है? अगेन देर वुड बी नो पेनाल्टी इम्पोज इन केस द इनकम डिड नॉट रिक्वायर अ मैंडेटरी फाइलिंग। देखो, अगर 139(1) में आपकी मैंडेटरी फाइलिंग नहीं थी, मान लेते हैं कि आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख है, ठीक है, आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और आपकी इनकम साल भर की 2 लाख ही थी, आप चाहो तो रिटर्न तो फाइल कर ही सकते हो, है ना। अब आपने नहीं किया तो आप उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो, ठीक है, आपकी इनकम 2 लाख ही है। अगर आप रिटर्न फाइल ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके लिए इट इज़ नॉट कंपलसरी, आपके लिए मैंडेटरी तो है नहीं। लेकिन आपको तब भी आप करना चाहते थे रिटर्न फाइल, बट आप भूल गए या जो भी है आपसे मिस हो गया, तो ऐसे केस में ना, अब अगर आप फाइल करते हो बिलेटेड रिटर्न तो आप पे पेनाल्टी नहीं लगती है। बट अगर आप 139(1) में आपके लिए मैंडेटरी था रिटर्न फाइल करना, तब भी आपने नहीं किया, अब बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, इन दैट केस आप पे पेनाल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 पे, जो कि है रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न किस लिए होता है कि आपने सेक्शन 139(1) के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिटर्न तो फाइल कर दिया था टाइम पे, बट आपने उसमें कुछ ओमिशंस कर दिए, कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई बाय मिस्टेक, तो फिर आप क्या कर सकते हो? रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब आपने टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया था, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो आप 139 सब सेक्शन 5 में रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखो, ये बिलेटेड रिटर्न से एकदम डिफरेंट है। बिलेटेड का मतलब क्या था कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया था, तो आपने सीधे रिटर्न लेट का रिटर्न फाइल किया, तो उसमें तो आपको पेनाल्टी देनी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। आइए इसको पढ़ लेते हैं। इन केस द ITR वॉज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट बट लेटर द टैक्स पेयर रियलाइजेज दैट देयर वॉज सम मिस्टेक और ओमिशंस इन द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। वही जो बात मैंने बताई अभी, कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया था विद इन द ड्यू डेट, बट आपने रियलाइज़ किया कि कुछ मिस्टेक हो गई है या कोई चीज़ें मिस हो गई हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक, देखो इसमें बाद में प्रिसाइसली लिखा भी हुआ है, हाउएवर अ लेट और बिलेटेड रिटर्न इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन एंड कुड नॉट बी रिवाइज्ड। ठीक है, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फिल किया था, टाइम पे नहीं फिल किया था, बिलेटेड रिटर्न फिल किया था और उसमें भी कुछ गलती कर दी, तो आप रिवाइज रिटर्न नहीं फिल कर सकते। ठीक है, ऊपर इसीलिए लिखा हुआ है विद इन द ड्यू डेट, अगर आपने फिल कर दिया था फिर कोई गलती हो गई तो कर सकते हो। ऑलरेडी अगर लेट में ही फिल किया था रिटर्न भी, फिर गलतियाँ भी हो गई, तो उसका कोई मतलब, फिर उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न तो नहीं फिल कर सकते हो, बाकी जो भी आपको ऑप्शंस मिले। आगे क्या है, रिवाइज्ड रिटर्न कुड बी फाइल्ड एनी टाइम विद इन 1 year आफ्टर द पर्टिनेंट असेसमेंट ईयर गेट्स ओवर और प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। वही जो ऊपर वाली बात थी, या तो असेसमेंट से पहले या तो 1 साल के अंदर, जो भी दोनों में से पहले आ जाए। ठीक है, and there is no restriction on the number of times that a tax return could be revised within the specified time frame। अच्छा, अब इतने ही टाइम में, जो 1 साल के अंदर या असेसमेंट के पहले वाले टाइम तक, आपको जितनी बार अपना रिवाइज करना है रिटर्न, उतनी बार कर सकते हो। अगर आपने 139(1) में कंपलसरी रिटर्न या मैंडेट वो वॉलेंट्री रिटर्न में आपने रिटर्न फाइल किया था, तो फिर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, तो जितनी बार मर्जी उतनी बार आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। This revision could be done either in same and original ITR form or in a different return form. Once the new return is filed under section 139(5), the original return that was done under 139(1) should be considered as withdrawn। मतलब क्या, या तो आपने जो ओरिजिनल अपना फॉर्म भरा था इनकम टैक्स रिटर्न का, उसी में चेंजेस कर दो, ठीक है, या तो डिफरेंट फॉर्म भर दो। अगर आप डिफरेंट फॉर्म भरते हैं तो जाहिर सी बात है, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म था ना, उसको विड्रॉन मान लिया जाएगा। हम एक ही तो फॉर्म कंसिडर करेंगे, तो जो आपने नया वाला अपना रिवाइज्ड फॉर्म फिल किया है उसे कंसिडर किया जाएगा, और आपका पुराने वाले फॉर्म को विदड्रॉन मान लेंगे। रिवाइज्ड रिटर्न इज़ अलाउड फॉर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स ओनली। जो आपकी अनइंटेंशनल, आपने जानबूझ के गलतियाँ नहीं की थी, गलती से जो आपकी मिस्टेक्स हो गई थी, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स थी, सिर्फ उन्हीं के लिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। इफ़ यू आर विलिंग कि आपको कुछ कंसीलमेंट करना है, कोई फैक्ट्स छुपाने हैं, अचानक से याद आ गया कि कोई टैक्स बचाने के लिए कुछ और छुपा सकते हैं, कोई इनकम में आपको
एम्बेजलमेंट करना है अपना, कोई कैश एम्बेजलमेंट दिखाना है, कोई और विंडो ड्रेसिंग करनी है, तो फॉर दोज केसेस आपके लिए रिवाइज रिटर्न नहीं होता. इट इज़ स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू द केसेस ऑफ ओमिशंस एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड नॉट मेंट फॉर कंसीलमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट्स. किसी कंसीलमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए जाहिर सी बात है रिवाइज रिटर्न नहीं होता है. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A पे. अच्छा, इसकी बात हमने ना जब इसका पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था इनकम टैक्स रिटर्न, तो भी उसमें की थी ITR 7 में. आइए देखते हैं इसको ज़रा डिटेल में कि क्या होता है. ये किसका होता है रिटर्न? रिटर्न ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट्स. ठीक है. फाइलिंग टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A इज नीडेड बाय एवरी इंडिविजुअल हु रिसीव्स एन इनकम डेराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर एनी ट्रस्ट. किसके लिए होता है ये? किस इंडिविजुअल को फाइल करना होता है? जिसको कहाँ से इनकम हो रही हो? किसी ट्रस्ट से इनकम हो रही हो, ईदर होली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस और पार्टली फॉर सच पर्पस. किसी ऐसी ट्रस्ट से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से अगर आपको इनकम हो रही है जो कि या तो कम्प्लीटली या तो पार्शियली रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटेबल पर्पस के लिए हो, तो ऐसे केसेस में आपको सेक्शन 139 4A में रिटर्न फाइल करना होता है. In case the total income exceeds the maximum allowable amount which is not taxable under income tax. Obvious है ना. मान लीजिए आपको किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से इनकम हो रही है साल भर में 2 लाख रुपए की. अगर 2 लाख की इनकम हो रही है तो क्या इस पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है. तो आपके लिए क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है. लेकिन अगर वहीं आपकी इनकम 3 लाख की हो रही है और आपकी एज 60 से कम है, ठीक है, या 2.5 लाख की आपकी इनकम है, ठीक है, और आपकी एज 60 से कम है, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना इज़ मैंडेटरी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 139 4B पे. ये किसके लिए होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है. बस इसमें और कुछ नहीं जानना. सेक्शन 139 4B रिक्वायर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन केस द टोटल इनकम. अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हैं उनकी टोटल जो लिमिट बताई गई है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से एक्सीड कर रही है टोटल इनकम, तो फिर उनको 139 4B में रिटर्न फाइल करना होता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं 139 4C और 4D साथ में देखते हैं. 139 4C किसके लिए होता है? इट इज़ टू बी फिल्ड बाय ईच एंड एवरी एसोसिएशन इंगेज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च में जो लोग एसोसिएटेड हैं उनके लिए. सेक्शन 1023A में जितने भी इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस मैंशनड हैं उनके लिए. न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए. सेक्शन 10 सबसेक्शन 23B में जितने लोग हैं उनके लिए. यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस और अदर एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स के लिए. ठीक है. इतनी लिस्ट में जितने भी लोग हैं इन सबको 139 सबसेक्शन 4C फिल करना होता है. और देखो यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है कि ये 1023A में और 1023B में कौन कौन से चीज़ें आती हैं. आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट 139 4D किसके लिए होता है? एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस विच डू नॉट नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न्स ऑफ इनकम एंड लॉस अंडर एनी अदर प्रोविजन इन दिस सेक्शन. मतलब कि इस सेक्शन में, पूरे सेक्शन 139 में कहीं भी जिनका जिक्र नहीं हुआ है, जिन कॉलेजेस, जिन यूनिवर्सिटीज़, जिन इंस्टीट्यूशंस का, उनको फाइल कहाँ करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न? सेक्शन 139 4D में. ठीक है. लास्ट का रिटर्न है, आज के टॉपिक का लास्ट रिटर्न है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न. ठीक है. डिफेक्टिव रिटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि आपने इसमें कुछ तो गलत किया है. अब देखो, एक गलती होती है जिसकी वजह से हमें रिवाइज रिटर्न भरना पड़ता है, जिसमें मोस्टली 2 चीज़ें आती हैं. या तो कोई चीज़ आपने गलती से कर दी और या तो कोई चीज़ ओमिट हो गई है, मिस हो गई है. ये क्या है? डिफेक्टिव रिटर्न. इसमें कुछ अलग चीज़ें आएंगी. क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं हम. As per section 139 subsection 9, a tax return is defective if certain documents are not attached while filing the return. अगर आप रिटर्न फाइल करते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना ही भूल गए, ठीक. In case the return is considered defective by the tax officer, then taxpayer will be informed by him and will be allowed to rectify the defect within 15 days. आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है. 15 दिन में आपको अपना रिटर्न रेक्टिफाई करना होता है.
एक सर्टेन रिक्वेस्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो, जिसके बाद आपको एक थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड भी मिल सकता है जिसमें आप अपना डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट्स द टैक्स पेयर अबाउट द डिफेक्ट थ्रू अ सिंपल लेटर। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी टू अवॉइड योर फाइलिंग टू बी डीम्ड एज इफेक्टिव। ये जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ना, इतने मैंडेटरी होते हैं आपको रिटर्न फाइल करते टाइम। अगर इसमें से कुछ मिस हुआ है मतलब कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अ ड्यूली फिल्ड टैक्स रिटर्न इन द रिकमेंडेड फॉर्म, मतलब आप करेक्ट फॉर्म में अपना सही फिल्ड टैक्स रिटर्न दो। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट डिस्प्लेइंग द कंप्यूटेशन ऑफ पेएबल टैक्सेस, कि आपको जो टैक्सेस पे करने हैं उसका कंप्यूटेशन। प्रूफ ऑफ ऑल क्लेम्स ऑफ पेड टैक्सेस, कि आपने अगर मतलब आपका टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है या टीसीएस की डिटेल्स हैं तो वो सब देनी होती हैं इसमें आपको। अगर आपकी कंपनी है या आपका कोई प्रोफेशन है जिसमें आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी था, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपका ऑडिट मैंडेटरी था तो फिर उस केस में भी आपको उसकी रिपोर्ट लगानी होती है साथ में, ठीक है। इफ़ टैक्स पेयर मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स देन द मैंडेटरी कॉपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं आपको। पर्सनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है आपकी तो फिर पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो फिर उसके मेंबर्स के पर्सनल अकाउंट्स। प्रोप्राइटर्स के अगर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उनके पर्सनल अकाउंट्स। अगर टैक्स पेयर का ऑडिट हुआ है देन द कॉपीज़ ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट एंड ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो अगर आपने नहीं दिखाई हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस की है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ड्यू डेट्स फॉर सेक्शन 139। मतलब कि आपको जो आईटीआर फाइल करना होता है वो कौन सी ड्यू डेट तक करना होता है। तो देखो इसमें 2 डेट्स होती हैं आपकी, एक होती है 31 जुलाई की और एक होती है 30 सितंबर। जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स होते हैं या तो जिनको भी ऑडिट परफॉर्म करना नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। जो भी ऐसी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं जिनके यहाँ ऑडिट मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, और इंडिविजुअल्स के लिए जो लिमिट होती है वो होती है 31 जुलाई की। मतलब 31 जुलाई तक आपके लिए आईटीआर फाइल करना इज़ मैंडेटरी। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है हमेशा, तो ये 31 अगस्त तक का टाइम दे दिया जाता है। लेकिन जो आपकी डेडलाइन है वो 31 जुलाई की ही है। बट ऑलमोस्ट हर साल ये देखने मिलता है कि 1 महीने का डेडलाइन इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक। और उन कंपनीज़ के लिए जिनके लिए ऑडिट मैंडेटरी है उनके लिए ये डेट है 30 सितंबर। ये भी मोस्टली देखने में आता है कि इसकी डेट भी एक्सटेंड करके 1 महीना 31 अक्टूबर की कर दी जाती है, ठीक है। तो ये 2 डेडलाइंस हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है सेक्शन 234F, दैट इज़ द फी फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अगर कोई पर्सन है जिससे 139 मतलब सेक्शन 139 के अंडर रिटर्न फाइल करना था बट ही फेल्स टू डू सो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दी गई थी मतलब इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई और कंपनीज़ के लिए जिनको ऑडिट करवाना है उनके लिए 30 सितंबर। तो अगर आप ड्यू डेट में अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हो इन दैट केस आपको फ़ाइन देना होता है 5,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, हाउएवर इफ़ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख देन द फीस पेएबल शैल नॉट एक्सीड 1,000। मतलब कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तब तो आपको फ़ाइन 5,000 का पड़ेगा। बट इफ़ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख इन दैट केस योर पेनाल्टी विल बी 1,000 के अंदर होगी। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1,000 ही होनी है, 1,000 के अंडर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डीले और डिफ़ॉल्ट इन आईटीआर। तो एक तो हमने अभी तुरंत देखा सेक्शन 234F की लेट फीस पड़ती है 5,000 की, और अंडर सेक्शन 234A इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको 1% पे, सिंपल इंटरेस्ट नॉट कंपाउंड, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता है 1% पे पर मंथ, जितने मंथ आप डिले करोगे। मतलब मान लीजिए 31 जुलाई की डेट है और आपने 31 अगस्त तक नहीं दिया तो 1% पड़ेगा अगस्त वाले महीने के लिए। सितंबर में भी नहीं दिया तो उस महीने के लिए फिर से पड़ेगा आपका पेनाल्टी, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा आपका पर मंथ के अकॉर्डिंग, हर महीने 1%। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।